सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाया था एंड उस एप्लीकेशन को हमने रन किया था। आज मैं आप लोगों को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बीन के ऑब्जेक्ट्स को खुद से आइडेंटिफाई करता है, खुद से क्रिएट करता है विदाउट इवन एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर आप लोगों ने स्प्रिंग के 21 प्रोजेक्ट्स अभी तक खुद से लिखे होंगे तो वहाँ पे हर बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें क्रिएट करना पड़ता था एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड हमें खुद से लिखना पड़ता था, तभी उस फाइल को रीड करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता था। लेकिन स्प्रिंग बूट का एक स्पेशलिटी है, स्प्रिंग का नहीं, स्प्रिंग बूट का एक स्पेशलिटी है एंड दैट स्पेशलिटी इज नथिंग बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्प्रिंग बूट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हर एक फाइल को ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा एंड जो भी फाइल बीन डिक्लेयर्ड है उस फाइल का, उस क्लास का स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इज दिस क्लियर अनुज? हाँ ठीक है, क्या कर रहा है पता नहीं। ठीक, इज दिस क्लियर? एंड दैट इज नथिंग बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इज दिस क्लियर? स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस। स्प्रिंग बूट लाइब्रेरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस एंड लैक्स ऑफ क्लासेस रहेंगे एंड हर एक क्लास का अपना एक फंक्शनैलिटी रहेगा, हर एक क्लास का अपना एक फंक्शनैलिटी रहेगा एंड उस फंक्शनैलिटी को अगर अचीव करना है तो मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने पड़ेंगे। मेमोरी के अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप स्प्रिंग यूज कर रहे होते तो स्प्रिंग के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किसे लिखना होता है? प्रोग्रामर को। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कौन करेगा? स्प्रिंग। लेकिन क्रिएशन का कोड कौन लिखेगा? प्रोग्रामर। स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। सारे लाइब्रेरीज एंड क्लासेस को स्कैन करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को मैन्युअली क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। दैट इज नथिंग बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर एवरीवन? आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें क्लियर है। नाउ जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को चालू करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन कौन से लोकेशन पे चालू होता है? 8080 लोकेशन पे। अब जब हमारा स्प्रिंग बूट मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स को पहले से ही कोई ना कोई डेटा लगेगा, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगेगी एंड ये सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज स्प्रिंग बूट खुद से अज्यूम करता है। जैसे सर्वर को किस लोकेशन पे चलाना है, एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आना चाहिए? यूज़र से। लेकिन ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन रन करते समय यूज़र प्रोवाइड नहीं करता है, स्प्रिंग बूट खुद से अज्यूम करता है। दैट इज ऑल्सो नथिंग बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इज दिस क्लियर? एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्प्रिंग बूट सर्वर कहाँ प्रेजेंट रहेगा? रूट लोकेशन पे। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? रूट लोकेशन पे। Let me go inside my IntelliJ IDE. I will open this section 23 project inside my IntelliJ IDE and I will show you कि मेरा Spring Boot application कहाँ run होगा. Is this clear? Let me run this and I'll show you. Please observe. Yes, here inside job portal application I will go here and I will run my application. This is my main file. If you see my project structure, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फाइल बताया होगा। इस फाइल का नाम रहेगा, लेट मी क्लोज दिस, इस फाइल का नाम रहेगा जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन। इस फाइल के अंदर मेन फंक्शन है and this main function is responsible for running our Spring Boot application. So I will simply run this file
एंड इस फाइल को रन करने के बाद मेरा जावा एप्लीकेशन रन होगा एज ए सर्वर, मेरा जावा एप्लीकेशन रन होगा एज ए सर्वर। एंड इस सर्वर के साथ अगर बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो हमें सर्वर का कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ता होता है। क्या क्या लिखना पड़ना होता है? वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ अ सर्वर। हियर आई विल ओपन माय नोटपैड and I will show you कि what is the address। जनरली इंटरनेट के अंदर जब दो डिवाइसेस एक साथ बातचीत करते हैं, जनरली इंटरनेट के अंदर जब दो डिवाइसेस एक साथ बातचीत करते हैं तो हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है? प्रोटोकॉल। एंड दैट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट HTTP प्रोटोकॉल। किस लोकेशन पे प्रेजेंट है हमारा सर्वर? करंट कंप्यूटर में। लोकल होस्ट का मतलब क्या? जिस मशीन पे एप्लीकेशन चल रहा है उस मशीन का एड्रेस। हमारे मशीन पे एक लोकेशन है जिसका नाम क्या है? 8080। इस लोकेशन पे हमारा स्प्रिंग बूट का सर्वर प्रेजेंट है। इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा एंड आई विल ओपन दिस URL, this link inside my Chrome browser। मैं Chrome browser के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पे मैं इस URL को पेस्ट करूंगा। / दिख रहा है आप लोगों को? This is the place where my Spring Boot application is present। एंड जब मैं यहाँ पे इस URL को डालूंगा तो मेरा Spring फ्रेमवर्क मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? White label error page। बाय डिफॉल्ट मेरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है? रूट लोकेशन। इसे क्या कहा जाता है? रूट लोकेशन। अगर मुझे इस लोकेशन को चेंज करना है, नहीं, मेरा स्प्रिंग बूट सर्वर 8080 / कौन से लोकेशन पे रहना चाहिए? S2P पे। तो यहाँ पे इनसाइड माय एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं एक सेटिंग लिखूंगा एंड इस सेटिंग का नाम है server.servlet.contextpath। हमारा सर्वर एक लाइब्रेरी को यूज करता है, एक ऑब्जेक्ट को यूज करता है जिसका नाम है सर्वलेट। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? सर्वलेट। इज दिस क्लियर? इस सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट पाथ। व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल? कॉन्टेक्स्ट पाथ। एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ अवेलेबल रहेगा? मेरा एप्लीकेशन प्रेजेंट रहेगा /S2P वाले लोकेशन पे। इज दिस क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया प्रॉपर्टी। नाउ आई विल रीरन माई एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन और दिस बटन। इससे मेरा एप्लीकेशन चालू होगा एंड इस बार मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कहाँ अवेलेबल रहेगा? लोकल होस्ट 8080 / S2P वाले लोकेशन पे। क्लियर एवरीवन? इससे हम लोग सर्वर के लोकेशन को या फिर पाथ को क्या कर सकते हैं? चेंज। इसे कहा जाता है URL और पाथ। क्या कहा जाता है? URL और पाथ। नाउ मेरा एप्लीकेशन रन हो गया है एंड कैन यू सी यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन किस में प्रिंट हो रहा है? लॉग्स में। अगर आप लोगों ने लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सीखा है तो दिस इज नथिंग बट लॉग्स। एंड यहाँ पे इफ यू सी मेरा सर्वर कहाँ चल रहा है? 8080 लोकेशन पे। एंड हियर आई विल टाइप /S2P। Can you see? Again I got which page? White label error page। अगर मैं यहाँ पे S2P के जगह S3P डालूँ तो देखो आई एम गेटिंग समथिंग एल्स, या फिर देखो मेरा API एक्सेप्ट हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सर्वर को अलग अलग लोकेशन पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये समझ में आया? और if you write only servlet.contextpath, I guess this one is the correct one। Let me check। हुआ क्या? ये होने का है। लेट्स चेक। सो यस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई गेस हमारा सर्वर अभी भी कहाँ चल रहा है? / पे। वी कैन चेंज दिस। आई गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी? लेट मी डू अ क्विक गूगल सर्च। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है एंड यहाँ पे सेटिंग्स चेंज होते रहती है, तो आपने हमेशा गूगल सर्च करना है servlet
कॉन्टेक्स्ट पाथ। इस प्रॉपर्टी को मैं सर्च करूंगा एंड वी विल बी गेटिंग हियर सम प्रॉपर्टी जो बताएगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वे। सो हियर आई विल कॉपी पेस्ट दिस प्रॉपर्टी। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्वर डॉट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, /s2p। इससे क्या हो जाएगा, मेरा स्प्रिंग बूट सर्वर कहाँ अवेलेबल रहेगा, लोकल होस्ट 8080 /s2p वाले लोकेशन पे। यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, रैंडम एड्रेस। 0 का मतलब रैंडम एड्रेस। आई वॉन्ट मेरा स्प्रिंग बूट सर्वर कहाँ चले, 8080 लोकेशन पे। I will rerun my application and I'll show you कि अब हमारा Spring Boot server कहाँ चलेगा, 8080 location पे। Our server is running at 8080 location and अगर हमारे changes अभी भी apply नहीं हो रहे हैं, which means IntelliJ IDE सही से काम नहीं कर रहा है, then you have to simply click on hamburger icon and here you have to go inside invalidate caches and clear all the caches। कभी कभी जब IntelliJ IDE सही तरीके से बिहेव ना करे तो आप लोगों ने IntelliJ IDE के कैशेस को क्लियर करना है, क्योंकि IntelliJ IDE को फाइल्स चेंज हुए हैं इस चीज का पता नहीं चल रहा है। अगेन यू हैव टू डू दिस एंड आप लोगों ने ये पहचानते आना चाहिए, जो भी एरर आए ट्राई टू आइडेंटिफाई। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्लियर एवरीवन? यस। सो प्रॉपर्टीज किसकी थी जो अपन ने सर्च करके की? एप्लीकेशन, हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है सर्वर के लोकेशन को चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारा सर्वर कहाँ चलता है, /8080 पे, लेकिन अगर इस एड्रेस को चेंज करना है तो विच प्रॉपर्टी यू विल राइट, सर्वर डॉट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। एंड यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन करेंगे, नया पाथ। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चालू होता है तो थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं मेमोरी के अंदर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें हर एक ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को देखना है, हमें एप्लीकेशन के माइनर से माइनर एक्शन को ट्रैक करना है, तो लॉगिंग लेवल को मैं किससे सेट करूंगा, इन्फो से। जब आप लॉगिंग लेवल को इन्फो से सेट करेंगे तो हमारा स्प्रिंग एप्लीकेशन जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो सारी एक्शन हमें टर्मिनल पे दिखेगी। इज दिस क्लियर? तो अगर हमें लॉगिंग एक्शन को जानना है तो आई विल राइट हियर लॉगिंग, एंड लॉगिंग के बाद एट विच लेवल तक मुझे डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए लॉगिंग लेवल। एंड यहाँ पे इस सेटिंग को मैं समझाता हूँ, प्लीज लेट मी ओपन इट। लॉगिंग लेवल डॉट रूट, रूट का मतलब होता है प्रोजेक्ट। रूट का मतलब क्या, प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्शन हो रही है हर एक एक्शन को टर्मिनल पे दिखाओ, हर एक एक्शन को टर्मिनल पे दिखाओ। सो हियर आई विल राइट लॉगिंग डॉट रूट एंड हर एक इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए व्हाट आई हैव रोट हियर, इन्फो। एंड अगेन आई विल रीरन माय एप्लीकेशन इन डिबग मोड। इज दिस क्लियर? अब हमारा एप्लीकेशन चालू होगा, लेकिन इस बार हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रिंट होते हुए दिखेगा। एंड यहाँ पे कितने मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने एंड कितने ऑब्जेक्ट्स को हमने इग्नोर किया, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें दिखेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आई विल शो यू। अब देखो मेरा सर्वर कहाँ चल रहा है, /s2p वाले लोकेशन पे। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि IntelliJ IDE चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, debug इक्वल्स टू ट्रू। मैंने आप लोगों को बताया था ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, सारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर क्रिएट करना। एंड एक स्प्रिंग बूट लाइब्रेरी जो है ये एक सिंपल लाइब्रेरी नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। एंड हर एक ऑब्जेक्ट का अगर हमें स्टेटस चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, देन विच प्रॉपर्टी वी विल यूज, debug इक्वल्स टू ट्रू।
So I will go inside my application.properties file. This is my application.properties file. यहाँ पे मैं एक और property लिखूंगा जिसका नाम है debug equals to true. And again I will close my application. I will go inside job portal web application and I will run my application in debug mode. एंड अब जब आप टर्मिनल पे देखेंगे तो इस बार एप्लीकेशन का कंप्लीट रिपोर्ट प्रिंट हुआ है. क्या प्रिंट हुआ है? कंप्लीट रिपोर्ट. व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी पेस्ट दिस मैसेज कंप्लीटली एंड आई विल पेस्ट दिस मैसेज इनसाइड नोटपैड. इज दिस क्लियर? काफी बड़ा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा छोटा करता हूं एंड देन जो जो चीजें मुझे समझानी है वो मैं बताता हूं. सबसे पहले मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चालू हुआ. अगर आप लोगों को ये बैनर दिखता है टर्मिनल पे, मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज इनिशियलाइजिंग, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है. एंड देन वी हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ लॉग्स. एंड यहाँ पे पहला ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली रिपोर्ट. स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जितने भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने थे वो सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपको कहाँ दिखेंगे? पॉजिटिव मैचेस के अंदर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक फ्रेमवर्क को चलने के लिए, एप्लीकेशन को कंटिन्यूअस रनिंग स्टेट में रखने के लिए मल्टीपल क्लासेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगेंगे एंड उन सारे ऑब्जेक्ट्स को स्प्रिंग बूट खुद से क्रिएट करेगा एंड मैनेज करेगा. और अगर हमें जानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने बनाया है, तब हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे? debug equals to true. इस प्रॉपर्टी से स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिससे हमें पता चलता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. इज दिस क्लियर? एंड यहाँ पे AOP ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था एंड उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला? कंडीशनल ऑन बीन प्रॉपर्टी क्लास से. एंड यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट्स बनते हुए दिखेंगे. स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं मिली वो कहाँ रहेगी? नेगेटिव मैचेस के अंदर. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया. एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने देखा क्या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड करना है, क्रिएट नहीं करना है, तो एक्सक्लूड के अंदर हमारे पास कोई भी मैच अवेलेबल नहीं है. सेम वे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने ये भी देखा कि हमारे पास बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है. सो दीज आर ऑल अनकंडीशनल क्लासेस जिनका स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं समझा. इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक चीजें समझ में आई. नाउ स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम खुद से भी बोल सकते हैं कि XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, क्योंकि स्प्रिंग बूट एक सेपरेट एक्शन फॉलो करता है एप्लीकेशन चालू करते समय. दैट इज नथिंग बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना. तो स्प्रिंग बूट हमारे क्लासेस को भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? क्रिएट. लेकिन अगर मुझे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बोलना है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? एक्सक्लूड. एंड इसके अंदर वी कैन मेंशन द नेम ऑफ अ क्लास जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने से रोकना है. इज दिस क्लियर? आई डोंट वॉन्ट कि SSL ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बने, तो मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर आऊंगा इनसाइड माय मेन फाइल एंड यहाँ पे हमारे पास एक एनोटेशन है जिसका नाम है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. इस एनोटेशन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? एक्सक्लूड. एंड हियर आई विल मेंशन डू नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ SSL ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास. एंड अब जब मैं एप्लीकेशन को फिर से चालू करूंगा तो एक्सक्लूड के अंदर हमें एक क्लास का नाम दिखेगा, दैट इज SSL ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. इज दिस क्लियर?
आई विल रिमूव ऑल दीज लॉग्स एंड मैं फिर से इस लॉग को कॉपी करूंगा एंड हम लॉग्स को स्टडी करेंगे. ठीक, देखो all the logs are completed. I will press Ctrl C and Ctrl V inside my notepad and unconditional classes के ऊपर देखो exclusion के अंदर क्या लिखा हुआ है, SSL auto configuration. I don't want कि किसका ऑब्जेक्ट बने, SSL life cycle auto configuration class का. So what I will do, I will go inside this annotation and यहाँ पे मैं क्लास का नाम मेंशन करूंगा and I will write डॉटर क्लास. इज दिस क्लियर? इस क्लास को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एवरीवन. इंपोर्ट करेंगे तो ही ये क्लास मिलेगा. एंड देन अगर मैं फिर से एप्लीकेशन को बंद करके चालू करूँ, रीरन करूँ, तो अब एक्सक्लूजन के अंदर कितने नाम दिखेंगे, 2. अब हमारा फ्रेमवर्क कितने क्लासेस को एक्सक्लूड कर रहा है मैं ऑटोमेटिकली क्रिएट करने से, 2. लेट मी कॉपी पेस्ट दिस again and above you can see life cycle auto configuration का भी अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है. ठीक, समझ में आया? You have to try this. चलो करो.